ये था ना बालक, रिकॉर्ड हो रहा है। चल बैठ जाओ तार इतना ही लंबा। चलो ओके था। चलिए बालक आगे बढ़ते हैं। पिछले क्लास में हम लोग दीप्त और अदीप्त फ्रिंज के बारे में पढ़े थे। आपको बताया गया था फ्रिंज जो होता है उसको आप पट्टी कह सकते हैं, और लाइट और डार्क, ब्राइट और डार्क का एक पट्टी मिला था, पैटर्न मिला था, जिसको दीप्त और अदीप्त का नाम दिया गया था। इसमें सारा समीकरण हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। 9 बजे वाला में कंप्लीट हुआ था ना जी। अदीप्त वाला बताना है कि वो भी हो गया था, नहीं हुआ था। चलिए एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, ठीक है, हो गया था तो ध्यान देंगे। एक बार रिपीट कर दे रहे हैं अदीप्त वाला, क्योंकि 8 बजे जो बच्चे थे शायद नहीं बताया गया था उसको, ठीक है। इसके बाद हम लोग विवर्तन स्टार्ट करेंगे, डिफ्रैक्शन आज स्टार्ट करना है। तो सुन लीजिए, ये जो आप पैटर्न देख रहे हैं, इसके लिए अगर डायग्राम में आइएगा तो डायग्राम में आपको दिखलाया गया था। डायग्राम में हम लोग देखे थे, इसमें डायग्राम तो सेव है नहीं। एक ब्राइट और डार्क का पट्टी मिला था, जिसमें बीच वाले को सेंट्रल ब्राइट का नाम दिया गया था, और बताया गया था कि जैसे जैसे ऊपर जाइएगा आपका जो डार्कनेस होता है ऊपर की ओर नीचे की ओर फैलता है। और हम लोग निकाले थे कि दीप्त फ्रिंज का चौड़ाई और अदीप्त फ्रिंज का चौड़ाई क्या होता है, बराबर। क्लियर है बालक? तो सवाल ये है कि सर यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या सिद्ध करता है? तो ये प्रकाश का पूर्ण वितरण को स्पष्ट करता है कि प्रकाश जो है तरंग के रूप में संचरण करता है, और संचरण के पश्चात एक पट्टी देगा जिसमें कहीं ब्राइट डार्क इस तरीके का पैटर्न आपको मिलता है। तो याद रखेंगे जितना चौड़ाई ब्राइट का होगा उतना ही चौड़ाई डार्क का होता है। क्लियर है? इसके बारे में निकालने का जो तरीका है इस पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हम बताए थे पथांतर के बारे में कि अगर अदीप्त कह दिया तो ये विनाशी व्यतिकरण करता है। विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर का वैल्यू याद कीजिए, बताया गया था कि λ/2, 3λ/2, 5λ/2, इस तरीके से कहां तक जाएगा, 2n-1 इंटू λ/2। क्लियर है? अब ये भी हमने लिखा था कि सर या तो λ/2 होगा या λ/2 का विषम गुणज होगा, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 बढ़ता चला जाएगा। तो अब पथांतर के लिए यंग का सूत्र कितना था, HD/D, और ये टोटल सूत्र कितना है, तो 2n-1 इंटू λ/d। अब यहां से जब h निकालिएगा तो ये इधर आएगा और d डिवीजन में, तो मिल गया इस सूत्र। अब यहां से आप 1 से स्टार्ट कीजिए, 1 रखिए, तो जब 1 रखिएगा n का वैल्यू, तो पहला ऊंचाई d/d, कैपिटल D/d λ/2। तो किसका ऊंचाई आप निकाल रहे हैं, तो अदीप्त फ्रिंज का। अदीप्त मतलब क्या, जो अंधेरा वाला पट्टी था उसका आप ऊंचाई निकाले हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाएगा कि सर सेंट्रल ब्राइट के बाद पहला अदीप्त है, इसको क्या कहिएगा, सेंट्रल ब्राइट के बाद दूसरा अदीप्त है, ठीक है। इंग्लिश में हम लोग लिखे थे कि फर्स्ट डार्क आफ्टर सेंट्रल ब्राइट, सेकेंड डार्क आफ्टर सेंट्रल ब्राइट, मतलब सबका निर्धारण कहां से होता है, सेंट्रल ब्राइट से। क्लियर है? तो ये हम लोग निकाल चुके थे। इसके बाद इसका कुछ लैंग्वेज था कि समीकरण 5 और 6 की मदद से पर्दे पर दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंज की स्थिति को ज्ञात किया जा सकता है। फ्रिंज की चौड़ाई बताए थे कि 2 लगातार दीप्त फ्रिंजों या 2 लगातार अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज का चौड़ाई कहा जाता है। इसे कैसे सूचित करना है आपको, बीटा से। और ये भी बताया था कि सबके लिए बराबर होता है, याद रखिएगा, सबके लिए क्या होगा, बराबर। चलिए चलो। तो देखिए फ्रिंज की चौड़ाई निकालने का तरीका क्या था कि सर दूसरा में से पहला को घटा देंगे। हम 2 निकाल कर कल बताए थे कि लगातार आप घटाइए, ठीक है। जैसे अभी आप निकाले हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप H1, H2, H3 करके निकाल रहे हैं, तो आप इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, कोई 2 लगातार माइनस करके आप चेक कीजिए कि आपका रिजल्ट क्या आ रहा है।
तो यहाँ पर चेक करेंगे, अगर हम लोग यहीं पे चेक कर लेते हैं, तो आपने बोला कि फ्रिंज की चौड़ाई क्या होता है, तो सर दो लगातार दीप्त या अदीप्त फ्रिंज के बीच का जो दूरी होता है फ्रिंज का चौड़ाई कहेंगे, बीटा से लिखिएगा। तो एक काम कीजिए ना, आप H2 में से H1 को माइनस कर दीजिए, आपका चौड़ाई निकल जाएगा। तो बताइए H1 H2 में इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तो D, कैपिटल D अपॉन स्मॉल डी। तो हम क्या करेंगे, कैपिटल D अपॉन स्मॉल डी को बाहर निकाल लेंगे। तो जब ये दोनों बाहर आ जाएगा तो इसमें क्या बचेगा, 3 लैम्डा अपॉन 2, और इसमें क्या बचेगा, लैम्डा अपॉन 2। क्लियर है बालक? तो ये कैपिटल D अपॉन स्मॉल डी, अब 3 में से एक जाएगा कितना, 2, कितना 2 लैम्डा अपॉन 2, तो 2 से 2 कट गया, तो कैपिटल D स्मॉल डी इंटू लैम्डा। याद कीजिए दीप्त में यही हम लोग निकाले थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखे कि सर दीप्त फ्रिंज का चौड़ाई और अदीप्त फ्रिंज का चौड़ाई क्या होता है, एक समान होता है। कोई दिक्कत? ये आपके एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा बालक, याद रखिएगा। प्रैक्टिस जब करेंगे तो फिर ये डिवीजन में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही निकाल के अभी आपको समझा रहे थे, यहाँ दीप्त के लिए निकाले हैं, यहाँ अदीप्त के लिए निकाले हैं, दोनों क्या है, बराबर है। यही तक भेजा गया था। अब इसके बाद हमको पढ़ना है विवर्तन। ठीक है, विवर्तन को डिफ्रैक्शन कहा जाता है। और याद रखेंगे कि इससे संबंधित जो प्रश्न होगा सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, जैसे व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण, क्योंकि तरंग प्रकृति ये तीनों गुण रखता है। याद रखेंगे, जब प्रकाश को अनुप्रस्थ तरंग माना गया था, ठीक है, तो अनुप्रस्थ पर तरंग मानने पर ये ध्रुवण भी दिखलाने लगा। और पहले कहां तक दिखला रहा था, तो व्यतिकरण और विवर्तन तक। तो सवाल ये है कि सर ये घटना किस किस स्थिति में होगा, तो आगे पढ़ना है। जब आपको अंतर बताया जाएगा व्यतिकरण विवर्तन में अंतर, तो उस समय ये स्पष्ट होगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रकाश का विवर्तन। हेडिंग दिया जाए। प्रकाश का विवर्तन प्रकाश का विवर्तन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हेडिंग दिया जाए प्रकाश का विवर्तन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और सवाल ये भी है कि सर ये विवर्तन होता क्या है, तो ध्यान देंगे ये जो घटना है, विवर्तन का जो घटना है किसी अवरोधक से मुड़ने का घटना होता है। पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद ही लिखेंगे। जैसे आप एक कैंडल ले ले बालक, हाँ कैंडल मतलब मोमबत्ती ना होता है जी, और इसका कोई फ्लेम है, और इसके सामने क्या करना है, कोई कार्डबोर्ड लगा देना है, ऐसे कोई कॉपी रख दीजिए या कोई अवरोधक रख दीजिए। तो अब देखिए प्रकाश का नेचर कैसा होता है, तो सरल रेखा में गमन करने का। तो अगर प्रकाश सरल रेखा में चलता, ध्यान देंगे, अगर प्रकाश केवल सरल रेखा में चलता तो ये अवरोधक के बाद एक स्क्रीन हम लगाएं, स्क्रीन मतलब पर्दा, जहां पर हमको प्रकाश लाना है। तो आप एक मोमबत्ती जला दिए, इसके बगल में अवरोधक रख दिए, अपना कॉपी रख दीजिए, तो आप देखिएगा क्या, ये प्रकाश है यहां तक तो लाइट करता है बालक। हाँ बालक, कौन है जी बुला रहा है? अच्छा रुक जा, कौन है जी? अच्छा बोल दो के बाद में बैठ। चलिए ध्यान देंगे बालक, अभी पढ़ रहे हैं। यहां पर कोई अवरोधक लगा दिया गया, तो आप क्या देखेंगे और क्या घटना होना चाहिए था, दोनों पर बात करेंगे। तो आप देखेंगे कि ये जो प्रकाश है
कुछ इस तरीके से आया हुआ है और यहां तक आपको दिखाई देगा, यहां तक दिखाई देगा, मतलब लाइट आपको यहां से यहां तक मिलेगा। तो यहां से यहां तक जो देखिएगा ज्यादा प्रकाश होगा और इसके नीचे जैसे आइएगा प्रकाश का मात्रा थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो हमको ये बताइए कि अगर प्रकाश सरल रेखा में चलता तब तो यहीं तक लाइट आना चाहिए था, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये प्रकाश यहां तक हमको दिख रहा है। तो यहां तक दिखने का मतलब तो यही है कि प्रकाश जैसे जैसे आगे जा रहा है ये इसमें प्रसार हो रहा है। तो अब बताइए प्रसार किरण में होता है कि तरंग में? तरंग, क्योंकि किरण में तो सरल रेखा में गमन करता है। तो आप कहिएगा कि सर जैसे जैसे ई स्रोत से दूर जाएगा इसमें एक्सपेंशन होता है, इसका क्षेत्र बढ़ जाता है। तो अब देखिए ये जहां तक जाएगा, जैसे इसका रेंज यहां तक है, तो यहां तक है प्रकाश पूर्ण मात्रा में दिखाई देगा। पूर्ण मात्रा का मतलब ये हो गया कि आपको लाइटेड एरिया दिखाई देगा और सबसे ज्यादा लाइटेड कहां तक रहेगा? यहां तक। और यहां प्रकाश मुड़ के गया है तो यहां तक भी प्रकाश रहेगा, लेकिन प्रकाश का असमान वितरण होता है। जैसे आप टॉर्च जला दीजिए अंधेरे में, तो टॉर्च जलाइएगा तो क्या उतने दूर में आपको लाइट दिखता है कि अगल बगल भी दिखता है? ठीक है, तो क्या प्रकाश का वितरण एक समान होता है? जितना बीच में लाइट होता है उतना ही किनारे होता है? नहीं। आप बोलेंगे सर बीच वाला थोड़ा सा ज्यादा रहता है और जैसे जैसे केंद्र से दूर जाएंगे प्रकाश का मात्रा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे जैसे यहां से आप नीचे आइएगा, यहां से हम लोग नीचे आते हैं, प्रकाश के मात्रा में थोड़ा थोड़ा कमी होता है और क्या दिखाई देगा? कहीं डार्क, कहीं ब्राइट, कहीं डार्क, कहीं ब्राइट, इस तरह का पट्टी बन जाता है बालक। क्लियर है? और इस क्षेत्र को प्रकाशीय क्षेत्र कहा जाता है या इसको ज्यामितीय क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, इसको हम लोग ज्यामितीय क्षेत्र या प्रकाशीय क्षेत्र कहते हैं। तो याद रखेंगे यहां तक आपको पूरा साफ साफ दिखेगा, यहां से ऊपर वाला जो भाग होता है पूर्णतः दीप्त होता है, लेकिन इसके नीचे जहां तक ये मुड़ के आया है यहाँ पर आपको पट्टी जैसा दिखाई देगा, कहीं अंधेरा कहीं उजाला, कहीं अंधेरा कहीं उजाला, जिसको अदीप्त, दीप्त, अदीप्त और दीप्त फ्रिंज कहा जाता है। अब सवाल ये है कि सर इसमें विवर्तन क्या हुआ ये बताइए। तो याद रखेंगे कि किसी अवरोधक के किनारों से जो प्रकाश का मुड़ने का घटना है, इसी घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का विवर्तन। क्लियर है बालक? किसी अवरोधक के किनारों से प्रकाश के मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। अब बताइए कि अगर किरण नेचर का रहता, केवल सरल रेखा में जाता, तो क्या प्रकाश यहां तक मुड़ पाता? नहीं। तो याद रखेंगे कि विवर्तन किरण नेचर को शो करता है कि तरंग नेचर को शो करता है? तरंग नेचर। क्लियर है? तरंग का ये भी गुण है कि जैसे जैसे दूर जाएगा इसमें एक्सपेंशन होता है, ठीक है, फैलाव होता है। वो भी कौन सा तरंग? अनुप्रस्थ तरंग। क्लियर है बालक? तो इसी के बारे में हम लोग लिखने वाले हैं। तो हेडिंग दे दी है ना हम लोग, प्रकाश का विवर्तन। चलिए इसको परिभाषित करते हैं, उसके बाद डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। लिखा जाए, परिभाषा लिखेंगे इसका। लिखेंगे किसी अवरोधक के किनारों से, किसी अवरोधक के किनारों से प्रकाश के, किसी अवरोधक के किनारों से प्रकाश के, किसी अवरोधक के किनारों से प्रकाश के मुड़ने की घटना को, किसी अवरोधक के किनारों से प्रकाश के मुड़ने की घटना को, प्रकाश के मुड़ने की घटना को, प्रकाश के मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन, मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। इसी में आगे लिखेंगे, प्रकाश के विवर्तन की व्याख्या, प्रकाश के विवर्तन की व्याख्या, प्रकाश के विवर्तन की व्याख्या
प्रकाश के विवर्तन की व्याख्या प्रकाश के तरंग सिद्धांत के आधार पर, विवर्तन की व्याख्या प्रकाश के तरंग सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। प्रकाश के तरंग सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। प्रकाश के तरंग सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। अब बताइए यहाँ पे कौन सा सिद्धांत हम लोग यूज किए थे? तो तरंग वाला, क्योंकि जब तक तरंग नहीं रहेगा उसमें फैलाव नहीं होता है बालक। क्लियर है? अब एक डायग्राम बनाया जाए, डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। तो वही डायग्राम लेंगे अभी जो समझा रहे थे बालक। चलिए सबसे पहले एक कैंडल ले लेते हैं। बात नहीं, थोड़ा समझिए। कैंडल ले लिए, विच इज गिविंग फ्लेम, जल रहा है, लौ है, इसको बोलते हैं कि लौ है, उसी को फ्लेम कहा जाता है। इसके सामने क्या कीजिए, एक अवरोधक रख दीजिए। हम एक लकड़ी का स्टैंड लगा दिए, ठीक है, इसके जस्ट एकदम पैरेलल, इसके समानांतर कहा जाता है। और यहां पर एक स्क्रीन ले लेंगे। स्क्रीन मतलब पर्दा, हम पर्दा ले लिए, स्क्रीन ले लिया। अच्छा ये बताइए कि स्क्रीन नहीं रहेगा तो लाइट आप देखिएगा कहाँ पे? ठीक है, ब्राइट और डार्क जो बोल रहे हैं कि सर दीप्त और अदीप्त फ्रिंज बनेगा, वो बनेगा कहाँ पर? तो एक स्क्रीन होना चाहिए हमारे पास। अब यहां से क्या देखा गया कि सर जो लाइट है ये एक समान रूप से ये जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये सामने सामने प्रकाश गया। अब आपने बोला कि सर ये लास्ट वाला जो प्रकाश यहां तक आया है, इसमें यहां से लेकर 1 2 3 4 5 6, याद रखेंगे कि अगर ये ब्राइट है तो ये डार्क होगा। ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, इस तरीके से ये भी पट्टी बनता है। एक चीज और ध्यान देंगे, उसमें क्या था कि सबका चौड़ाई बराबर था, यहाँ चौड़ाई बराबर नहीं होगा, किसी का ज्यादा किसी का कम। अब देखते हैं कि सर कैसे। ये जो क्षेत्र है यहां से यहां तक का एरिया, इसको बोलेंगे कि सर ये प्रकाशित क्षेत्र है। प्रकाशित क्षेत्र है मतलब इस एरिया में प्रकाश का बहुत ज्यादा मात्रा है। हम यहां तक ले लेते हैं, ये ब्राइट रीजन है। सर यहां तक जो आप देख रहे हैं ये प्रकाशित क्षेत्र है, और यहां से यहां तक का जो क्षेत्र है इसको हम लोग बोलेंगे ज्यामितीय, ज्यामितीय छाया। ठीक है, इसको इंग्लिश में ज्योमेट्रिकल शैडो कहा जाता है। तो सवाल ये है कि सर ये आप छाया काहे कह दिए? तो इसलिए कह दिए कि डायरेक्ट लाइट नहीं होता है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं होता है, इस तरंग के प्रसार के कारण यहां तक आपको दिखता है, और सबसे ज्यादा लाइट कहां तक दिखेगा? सामने तक। ठीक है, और ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इसका प्रसार होता है, और प्रसार के कारण यहां तक आप देख पा रहे हैं। तो यहां से यहां तक एक पट्टी बनता है, और इसके बाद डार्क हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि सर इसका मतलब कि इसमें भी लाइट आएगा? तो बिल्कुल लाइट आएगा, लेकिन याद रखेंगे ये लाइट किस गुण के कारण आ रहा है? तरंग गुण के कारण। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि विवर्तन क्या हुआ, तो आप बोलेंगे कि सर ये जो अवरोधक है, अवरोधक है, इसके किनारे से प्रकाश यहां मुड़ा है, देखिए, और किसी अवरोधक के किनारों से प्रकाश का जो मुड़ने का घटना होता है, इसी का नाम क्या है? विवर्तन। डायग्राम बनाइए जल्दी। बन जाएगा ना जी? ये प्रकाश का स्रोत हो गया, कैंडल हो गया।
बनाया जाए, जल्दी बनाया। बदमाशी नहीं वाला। ये आपका डायग्राम हो गया। और इसमें याद रखेंगे इसके नीचे डार्क रीजन बढ़ जाता है, जैसे जैसे नीचे आइएगा अंधेरा जाता होता चला जाएगा, जैसे जैसे ऊपर जाइएगा लाइटेड पार्ट बढ़ जाएगा, दीप्त क्षेत्र बढ़ जाता है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, जितना दूर रखिएगा उतना ज्यादा प्रसार होता है। अब मान लीजिए बल्ब वहां है, उसको लाके और सटा दीजिए तो कम एरिया को दिखलाएगा ना, उसको और दूर कर दीजिए तो उसका प्रसार क्या होता है, ज्यादा होता है। बन गया डायग्राम। तो याद रखेंगे कि नीचे की ओर जहां पे हम डार्क लिखे हैं, डार्क से स्टार्ट है, वहां से नीचे की ओर आइएगा तो डार्कनेस बढ़ जाएगा। ठीक है, और उसमें इसमें क्या अंतर है, यंग के डबल स्लिट प्रयोग में और इसमें क्या अंतर है कि वहां पर ब्राइटनेस सबका एक जैसा था। ठीक है, किसी का ज्यादा किसी का कम नहीं, डार्कनेस सबका एक जैसा था, सबका चौड़ाई भी बराबर था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि डार्कनेस नीचे आएंगे तो बढ़ जाएगा, ऊपर जाएंगे तो घट जाएगा, और विवर्तन जो पट्टी होगा उसका चौड़ाई भी क्या होगा, असमान होगा। थोड़ा सा डायग्राम के नीचे लिखना होगा, लिखेंगे डायग्राम के नीचे, चित्र से, डायग्राम के नीचे लिखेंगे, चित्र से हम कह सकते हैं कि, चित्र से हम कह सकते हैं कि, चित्र से हम कह सकते हैं कि प्रकाश का विवर्तन, चित्र से हम कह सकते हैं कि प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन तरंग प्रकृति की, प्रकाश का विवर्तन तरंग प्रकृति की, तरंग प्रकृति की व्याख्या करता है, तरंग प्रकृति की व्याख्या करता है, तरंग प्रकृति की व्याख्या करता है। एक और डायग्राम बना रहे हैं, उससे भी समझेंगे। तो ये तो एक तरीका हो गया, अभी बहुत सारा माध्यम है जिससे हम लोग समझ सकते हैं, आप प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हैं इस चीज को। चलिए एक और डायग्राम ले रहे हैं, देखिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो एक प्रकाश का स्रोत ले लेंगे, जैसे आप टॉर्च वगैरह ले सकते हैं। तो यहां पर एक हमने सोर्स ले लिया, और इस सोर्स के सामने हमने एक अवरोधक रख दिया बालक, अवरोधक, और इसके सामने एक स्क्रीन लगा दिया। स्क्रीन क्या है, आपका पर्दा है, ये आपका पर्दा है जिसको स्क्रीन कहेंगे, बदमाशी नहीं वाला। अब यहां पर हमने क्या देखा, ये अवरोधक है,
यहां पर हमने देखा कि प्रकाश जो है ये अवरोधक के किनारों से मुड़ जाएगा। तो यहां से देखिए, अगर ये प्रकाश का स्रोत है बालक, इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर, और इसका नाम ले लेते हैं, ये अवरोधक जो है इसका नाम ले लेते हैं ए बी। तो अब बताइए कि अगर आप कोई स्रोत रखे हैं, इसके सामने एक अवरोधक लगा दिया जाए, तो क्या लाइट यहां से ऊपर और यहां से नीचे दिखाई देगा कि इसके ऊपर और नीचे भी दिखाई देगा? तो हम यहाँ पर देखिए क्या किए हैं कि डॉट देकर आपको बता चुके हैं कि प्रकाश का जो क्षेत्र होगा यहां से स्टार्ट होगा, यहां पर लाइट ज्यादा रहेगा जो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, लेकिन इसके नीचे ये जो नीचे वाला पार्ट है या ये वाला पार्ट है, इसमें दीप्त और अदीप्त फ्रिंज बनता है। जैसे बात नहीं, आप जो देख रहे हैं ये अवरोधक है, तो अवरोधक के सामने ये जो भाग होगा, यहां से यहां तक का जो भाग होगा, ये पूर्णतः अंधकारमय होगा। ठीक है, इसको हम बोलेंगे कि सर ये डार्क रीजन है, डार्क रीजन है। और इसके ऊपर, यहां से ऊपर जाइएगा तो ये ब्राइट रीजन होगा। क्लियर है? इसके नीचे आइएगा तो ये क्या होगा? ब्राइट रीजन होगा, ब्राइट रीजन होगा। और इसमें जो आप देख रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं? ये ज्यामितीय छाया, ज्योमेट्रिकल शैडो कहा जाता है। कहां से? तो देखिए यहां से लेकर यहां तक, इसको यहां पे समझ लेंगे कि सर ये ज्यामितीय छाया हो गया। अब इसमें क्या देखते हैं? तो कहीं ब्राइट है, कहीं डार्क है, कहीं ब्राइट है, कहीं डार्क है। इसमें भी वही चीज होता है, कहीं ब्राइट दिखेगा, कहीं डार्क दिखेगा, कहीं ब्राइट है, कहीं डार्क है। तो बताइए इस क्षेत्र को भी तो ज्यामितीय छाया कहा जा सकता है। तो बिल्कुल, जिसमें हम डॉट लाइन से ब्राइट डार्क लिखे हैं, ये ज्यामितीय छाया है, ज्योमेट्रिकल शैडो है। जगह बदल दीजिए, आप उधर जाइए। कौन है? क्या हुआ? क्या बदमाशी कर रहा है तुम? जा तो तू हो जा, पीला गमछी हो जा। अरुण कुमार, आप उधर जाइए। अरुण कौन है जी? जाओ ना जी, जा जा जा। अब तू हो जा पीछे। चलिए चलिए, जगह बदलिए जल्दी। अब इतना बड़ा बड़ा बच्चों को समझाना पड़े तो ये अपने आप में 8वां स्तर ही होगा। चलिए जाइए, पीछे जाइए। आपको खुद समझना चाहिए कि जो चल रहा है टॉपिक उसका क्या इंपॉर्टेंस है, और इसी में सर मार रहा है तो कह रहा है कुछ। चलिए समझिए, ध्यान देंगे। यहां पर हम लोग क्या देखे कि सर प्रकाश तो सामने मिलेगा, ये कंफर्म है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहां से ऊपर पूरा ब्राइट रहेगा, इसमें कोई आपको पट्टी नहीं दिखेगा क्योंकि प्रकाश डायरेक्ट आपके पास आ रहा है। यहां से नीचे पूरा ब्राइट रीजन रहेगा, इसके सामने यहां से यहां के बीच डार्क रीजन रहेगा, अंधेरा रहेगा। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं, जो हमने डैश देकर लाइन खींचा है, आप यहां पर दीप्त और अदीप्त फ्रिंज का एक पट्टी प्राप्त करेंगे जिसको ज्योमेट्रिकल शैडो, ज्यामितीय छाया कहा जाता है। कैसे होगा? तो ब्राइट है तो अचानक डार्क नहीं हो जाएगा, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, इस तरह का पट्टी होता है। आप कहीं पे टॉर्च जलाइए और आप ये रीड कीजिए कि बीच वाला भाग काफी ज्यादा लाइटेड है, और बीच से जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, प्रकाश का जो तीव्रता है धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। क्लियर है बालक? तो उसी को हम लोग ज्योमेट्रिकल शैडो बोलते हैं, ज्यामितीय छाया कहते हैं। अब इसके बारे में आगे हमको चर्चा करना है कि सर इसका क्या गुण है, तो इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो ये भी एक डायग्राम है जिसको आप बना सकते हैं, बनाइए जल्दी।
बन गया? जल्दी जल्दी बनाइए, पेंडिंग मत बनाइए, रे डायग्राम है। अब एक दो और बना देंगे तो पूरा 1 घंटा ले लेगा डायग्राम में बनाने में। हो गया बालक? चल लिखेंगे इसके नीचे लैंग्वेज, लिखा जाए ज्यामितीय छाया के बाहर, लैंग्वेज लिखेंगे ज्यामितीय छाया के बाहर, ज्यामितीय छाया के बाहर प्रकाशित क्षेत्र की, ज्यामितीय छाया के बाहर प्रकाशित क्षेत्र की ओर, प्रकाशित क्षेत्र की ओर धीरे धीरे बढ़ने पर, प्रकाशित क्षेत्र की ओर धीरे धीरे बढ़ने पर, प्रकाशित क्षेत्र की ओर धीरे धीरे बढ़ने पर विवर्तन पट्टियां, प्रकाशित क्षेत्र की ओर धीरे धीरे बढ़ने पर विवर्तन पट्टियां देखी जाती हैं, प्रकाशित क्षेत्र की ओर धीरे धीरे बढ़ने पर विवर्तन पट्टियां देखी जाती हैं, देखी जाती हैं, अर्थात प्रकाशित क्षेत्र, अर्थात प्रकाशित क्षेत्र, अर्थात प्रकाशित क्षेत्र एक समान रूप से, अर्थात प्रकाशित क्षेत्र एक समान रूप से, प्रकाशित क्षेत्र एक समान रूप से दीप्त नहीं होता है, प्रकाशित क्षेत्र एक समान रूप से दीप्त, एक समान रूप से दीप्त नहीं होता है, एक समान रूप से दीप्त नहीं होता है। इसका अर्थ क्या है कि जो आप ब्राइट देख रहे हैं सबका ब्राइटनेस एक जैसा नहीं होगा, सबका डार्कनेस एक जैसा नहीं होगा, लेकिन यंग वाले में क्या था, सबका ब्राइटनेस एक जैसा था, सबका डार्कनेस एक जैसा, जितना दीप्त का चौड़ाई उतना ही अदीप्त। क्लियर है बालक? इसी में आगे लिखेंगे, इसी में आगे लिखे जाए प्रारंभ में, प्रारंभ में, प्रारंभ में प्रकाश, प्रारंभ में प्रकाश एकांतर रूप से, प्रारंभ में प्रकाश एकांतर रूप से, एकांतर रूप से अधिक दीप्त होता है, एकांतर रूप से अधिक दीप्त होता है, अधिक दीप्त होता है, परंतु, परंतु यह, परंतु यह ज्यामितीय छाया में, परंतु यह ज्यामितीय छाया में, परंतु यह ज्यामितीय छाया में असमान रूप से, ज्यामितीय छाया में असमान रूप से विभाजित हो जाता है, असमान रूप से विभाजित हो जाता है, विभाजित हो जाता है, जिससे, जिससे दीप्त एवं, जिससे दीप्त एवं अदीप्त, जिससे दीप्त एवं अदीप्त प्रकाश की तीव्रता, जिससे दीप्त एवं अदीप्त प्रकाश की तीव्रता
दीप्त एवं अदीप्त प्रकाश की तीव्रता असमान रूप से परिवर्तित होती है। दीप्त एवं अदीप्त प्रकाश की तीव्रता असमान रूप से परिवर्तित होती है। हो गया। अभी जो लिखे हैं इसको अगर एक लाइन में समझना हो तो आप कहिएगा कि सर जो ब्राइट होगा वो पूरा ब्राइट नहीं होगा, किसी का ब्राइटनेस ज्यादा किसी का ब्राइटनेस कम। अब इसके नीचे जैसे इसके नीचे आएंगे तो आप कहिएगा सर धीरे धीरे ब्राइटनेस बढ़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर ब्राइट रीजन है, यहाँ से ब्राइट रीजन चालू हो गया, क्योंकि यहाँ से जो प्रकाश किरण आएगा इसके नीचे वो डायरेक्ट आएगा, और इसके ऊपर देख रहे हैं यहाँ से यहाँ के बीच में तो ये ज्यामितीय छाया का भाग होता है। इसमें क्या मिलेगा, ब्राइट डार्क इस तरीके से पट्टी। तो ब्राइट एक समान रूप से ब्राइट नहीं होगा और डार्क एक समान रूप से डार्क नहीं होगा, सबका चौड़ाई क्या होगा, अलग अलग होगा वाला। अब आते हैं, ये तो विवर्तन हो गया कि सर किसी अवरोधक के किनारों से प्रकाश के मुड़ने की घटना को क्या नाम दिए, विवर्तन। अब इसका दो प्रकार है, तो हेडिंग दिया जाए विवर्तन का प्रकार, हेडिंग देंगे बालक विवर्तन का प्रकार, विवर्तन का प्रकार टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन। तो मूल रूप से इसका दो प्रकार हम लोग लिखने वाले हैं। हेडिंग हो गया बालक, पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन मुख्यतः है दो प्रकार का होता है। प्रकाश का विवर्तन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। प्रकाश का विवर्तन मुख्यतः दो प्रकार का होता है जो निम्न है। मुख्यतः दो प्रकार का होता है जो निम्न है। अब देखिए पहला का नाम क्या है, तो पहला का नाम है फ्रेनेल का विवर्तन, फ्रेनेल का विवर्तन, और दूसरा का नाम है फ्राउनहोफर का विवर्तन। अब ये दोनों वैज्ञानिक के नाम पर है बालक, फ्रेनेल का विवर्तन और दूसरा है फ्राउनहोफर का विवर्तन। फ्रेनेल का विवर्तन और दूसरा है फ्राउनहोफर का विवर्तन। अब सवाल ये है कि सर इन दोनों में अंतर क्या है, तो समझ लीजिए, पहले समझते हैं इसको। फ्रेनेल के विवर्तन में याद रखेंगे कि अवरोधक से जो स्रोत होगा और स्क्रीन होगा सीमित दूरी पर होगा। जैसे आप डायग्राम के माध्यम से समझना चाहें तो अभी हम लोग कैंडल वाला डायग्राम बनाए थे, देख सकते हैं। तो अगर ये अवरोधक है तो इसका स्रोत और इसका जो स्क्रीन है इस सीमित दूरी पर है, ठीक है। सीमित मतलब इसका एक क्षेत्र होगा जहां पर हम लोग इसको रखेंगे और हमको पैटर्न मिलेगा। लेकिन याद रखेंगे कि अगर इसको या इसको, स्क्रीन को या स्रोत को, ये दोनों को एक दूसरे से अनंत दूरी पर रख दिया जाए, अनिश्चित दूरी पर रख दिया जाए, तो इस विवर्तन को हम क्या कहेंगे, फ्राउनहोफर का विवर्तन। मतलब कि अवरोधक से अगर निश्चित दूरी पर स्रोत रहेगा और स्क्रीन रहेगा तो इसको फ्रेनेल का विवर्तन कहेंगे, और अनिश्चित दूरी या अनंत पर इन दोनों को एक दूसरे के सापेक्ष रखा जाए तो इसको विवर्तन को हम क्या नाम देंगे, फ्राउनहोफर का। अब सवाल ये है कि सर इन दोनों में अंतर तो समझ में आ गया, लेकिन जब अनंत दूरी पर रख दीजिएगा तभी प्रकाश कैसे आएगा, तो याद रखेंगे अनंत दूरी से अगर प्रकाश चल रहा है तो कैसा होगा, समानांतर, ठीक है, समानांतर होता है। और उसको अगर डाइवर्ज या कन्वर्ज करना है, क्योंकि हमको कहाँ लाना है, स्क्रीन पर लाना है,
अभी एक विद्यार्थी बोला है कि सर दूरी बढ़ा देंगे तो क्षेत्र तो बढ़ जाना चाहिए, बिल्कुल क्षेत्र बढ़ जाएगा। तो हमको किसी खास जगह पर दिखलाना है, तो हम क्या करेंगे, एक लेंस का यूज करके सब प्रकाश किरणों को एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रेनेल का विवर्तन बताइए क्या है, तो आप कहेंगे किसी अवरोधक से अगर निश्चित दूरी पर स्रोत और स्क्रीन है, पर्दा है, तो इसको कहा जाएगा फ्रेनेल का विवर्तन। और किसी अवरोधक से अनिश्चित दूरी पर आप स्रोत रखे हैं या पर्दा रखे हैं या दोनों को रखे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, फ्राउनहोफर का विवर्तन। क्लियर है? तो अब इसको अगले ही क्लास में करते हैं, क्योंकि टाइम हो चुका है। अगले क्लास में इसको कंप्लीट कर लेंगे। और ध्यान देंगे अब ज्यादा टॉपिक हम लोग के पास नहीं है, क्योंकि बताए थे कि वेव है, ज्यादा लंबा नहीं है, इसमें 3 टॉपिक पढ़ना है, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। तो ये हमारा सेकंड पोर्शन चल रहा है। बस बंद कर दो बाबू, रोक दो।